मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में तेजी का सिलसिला बना हुआ है। 17,200 के पार निफ्टी आज जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार मोमेंटम जो मार्केट ने क्रिएट किया, चाहे वो फ्रंट लाइन इंडेक्स का हो, मिड कैप इंडेक्स का हो, स्मॉल कैप इंडेक्स का हो, वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब आधा % के आसपास की तेजी रही, लेकिन मेजर आज जो ड्राइविंग फोर्स थे वो आईटी स्पेस की तरफ से आ रहे थे, फार्मा स्पेस की तरफ से आए थे, जहां पर खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छा मोमेंटम जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप ड्राइव कर ही रहा है। वैसे भी दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। रियल स्टेट स्पेस में खरीदारी थी, आईटी, ऑटो, एनर्जी, ये 3 ऐसे स्पेस थे जो क्या सबसे ज्यादा तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट आईटी तो अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली थोड़ी बहुत, या फिर आप कह सकते हैं कम बिकवाली जो थी, कम खरीदारी जो थी वो थी मेटल, फार्मा और एफएमसीजी स्पेस में, जहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी है। लेकिन हाँ, मिड कैप मेटल के अंदर आज भी जो मोमेंटम है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिला और सिलेक्टिव फार्मा तो आज भी काफी तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जहां पे न्यूज फ्लोज हैं, ट्रिगर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, बायबैक्स हैं, उनका एक इम्पैक्ट खास तौर से आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक अच्छी तेजी वहां बन रही थी और अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे कि आज शुगर पूरा तेज था, सीमेंट पूरा तेज था, केमिकल में खरीदारी थी, लास्ट आवर में टायर के अंदर जोरदार तेजी थी, सुबह पेपर में खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो अलग अलग वेंकीज जैसे यानी कि पोल्ट्री एंड हैचरीज में खरीदारी थी, लिकर में खरीदारी थी, होटल्स में खरीदारी थी। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, सब सेक्टर्स थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे हुए दिखाई पड़ रहे थे और अलग अलग स्टॉक्स का इम्पैक्ट था। मिसाल तौर पर दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थितियां जो बन रही हैं दोबारा, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा पीवीआर जैसे स्टॉक्स पे, आइनॉक्स जैसे स्टॉक पे, जहां पे बिकवाली रही। लेकिन साइमल्टेनियसली आज टायर शेयरों में जोरदार तेजी सेकंड हाफ में क्रिएट हुई। वैल्यू बाय भी है बहुत सारे सेक्टर के अंदर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक मिला जुला सा कामकाज, कहीं बहुत तेजी, कहीं बहुत बिकवाली और कहीं पर एक सबड्यूड सा ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, यह अच्छी चीज़ ये है कि आज फिर ब्रॉडर बेस बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी और कल भी जो लोअर लेवल से पुल बैक था मार्केट में वो शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। 17,200 के ऊपर क्लोजिंग, गाबा साहब ये मान रहे थे कि 17,500 तक इस बाजार को लेके जा सकती है। 17,100, 17,200 पुट राइटिंग जोन भी है, तो वो भी बाजार को एक बतौर सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा। नियर टर्म सपोर्ट 17,000 को आप मान के चल सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है वो है सीसीएल प्रोडक्ट पे हर्षद गोलवा साहब का सवाल। हर्षद साहब, कल भी ये बात हुई थी सीसीएल प्रोडक्ट को लेकर कि हाँ, इस कंपनी को आप बतौर मोमेंटम तो चेज कर सकते हैं, बतौर लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आमतौर पर जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेंगे। उसमें ये यूजुअली साउथ में, कर्नाटक में, उस साइड पर इनकी जो कॉफ़ी है उसका मेजर आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल दिखेगा और ये प्रीमियम साइड पर नहीं है, रेगुलर साइड पर है। दूसरी तरफ बागान वाइज भी जो टाटा के पास बागान है वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप कॉफ़ी में प्ले करना चाह रहे हैं तो लीडर आपको टाटा कॉफ़ी दिखाई पड़ेगा। और अभी जो खबरें हैं वो ये कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो भाग रहे हैं कॉफ़ी के, कुछ फसल ख़राब हो रही है, इसकी वजह से प्राइसेस में रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है एंड ऑल, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये मोमेंटम बेस्ड जो ट्रिगर बन रहा है इसको आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो सेक्टर भी थोड़ा सबड्यूड रहता है और उसमें स्टॉक भी थोड़ा सबड्यूड है। तो बेटर यही है, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए लीडर के साथ रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट वो टाटा कॉफ़ी है या टाटा कंज्यूमर है। ओके, कैन वी इन्वेस्ट इन न्यू एज कंपनी फॉर 10 ईयर्स? मिश्रा साहब, कोई बुराई नहीं है इसमें। मतलब जितने भी रिसेंटली हमारे बड़े जानकार आए हैं बाजार में, जिनका एटलीस्ट मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने यही बात पूछी है कि क्या नया एज का जो स्टॉक है, जो कंपनियां हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या नहीं। और किसी ने ना भी नहीं कहा है। सबने 30-70 का रेशो रखा है कि 30% आप जो है वो नई एज की कंपनियां रखिए और 70% आप पुरानी एज की कंपनियां रखिए। ऑब्वियसली पुरानी पिलर होते हैं, आप कभी घर भी बनाते हैं तो पुराने बीम रखते हैं या पिलर्स डालते हैं ताकि वो घर का आधार बने रहे और फिर ऊपर आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसी तरह से आप नींव तो मजबूती रखेंगे, बाकी आप उसमें न्यू एज कंपनियां डालेंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट केविएट इसमें यह है कि न्यू एज कंपनियां वो होनी चाहिए जिनका धंधा बहुत प्रोमिनेंट हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, कैश रिच हो, कैश जनरेशन हो, डिविडेंड पेइंग हो। और फिलहाल एटलीस्ट ऐसी कोई कंपनी अब तक लिस्ट नहीं हुई है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, और अगर हुई भी है तो वो अभी तक अपने मेटल प्रूफ कर नहीं पाई है। तो कोई भी कंपनी को आप 1 महीने या 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर या 4 क्वार्टर से नहीं जज कर सकते हो कितना अच्छा करेगी, उसके लिए समय लगता है। तो नायका अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। पारस डिफेंस बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है इसमें भी।
पेटीएम भी अच्छी कंपनी होगी अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनमें प्रॉफिट्स आ रहे हों, ऐसी कंपनियां जिनमें ग्रोथ दिख रही हो, साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रही हो, उनको आप आइडेंटिफाई करिए। वो साल के लिए 1 साल होना ज़रूरी है, अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं किसी भी कंपनी के लिए, पूरे साल के अंदर ही 6 महीने में ही सबसे ज़्यादा आईपीओ आ गए हैं। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग जब डिमांड आ रही हो तो आप एटलीस्ट इसमें ना पड़ें, एटलीस्ट प्रूफ करने दीजिए उनको। ये सब जो कंपनियां खड़ी हैं आज, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने बना के इन्होंने अपने आप को सालों में प्रूफ किया है, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, आईटी को छोड़ दीजिए, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, कोई भी बड़ा नाम, इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है एक समय तक। वो प्रूफ होने दीजिए, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या ज़्यादा बेटर है, इनमें डालना है पैसा कि नहीं डालना है। ओके, कैन वी इन्वेस्ट हो गया। जुबिलेंट, इनग्रेविया और लक्ष्मी में अच्छी तेजी, विच इज़ अ वैल्यू बाय। मनीष साहब, ज़्यादा बेटर वैल्यू बाय के तौर पे तो अभी के लिए इनग्रेविया दिख रहा है जो आज चला भी है। लक्ष्मी मशीन भी ऐसी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी ऐसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े ढीले थे, वैसे दोनों के ढीले थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन में इनग्रेविया है और ग्रुप भी ज़्यादा मजबूत है और पुरानी हिस्ट्री भी है। तो इनग्रेविया ज़्यादा सिचुएशन वाइज बेटर है और बहुत टूट भी गया है, तो वो ज़्यादा फेवरेबल है। लक्ष्मी भी हो भी आप भूलें नहीं, वो 1 क्वार्टर के नंबर, 2 क्वार्टर के नंबर देखें, उसके हिसाब से आप कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, IBReal 400 शेयर 165। इंद्रनील साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी आपके कॉस्ट से नीचे ही चल रहा है, शायद आज ये 150 159 देखा था। अगर आपको नीचे मिलता है, रीजनेबल गैप मिल जाए 140 142 45, तो आप फर्दर वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सिचुएशन सुधर रही है, एक मीटिंग भी है 12 फरवरी को जिसमें कुछ अप्रूवल्स आने वाले हैं, वो अप्रूवल शेयर होल्डर्स के हैं, तो अगर वो अप्रूवल आते हैं तो कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर बनेगा। आप वैसे भी देखिए, और 1 क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ये क्वार्टर के जो नंबर आएंगे उससे बहुत कुछ क्लियर होगा, तो आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, RBL बैंक, डूडी साहब, बड़ा ही ये ट्रिकी सवाल होगा। RBL बैंक में दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ आप ये मानिए कि ये क्योंकि अब लाइमलाइट में है और बहुत कुछ चर्चा में आ चुका है, तो जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो तो लॉन्ग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है। लेकिन दूसरा थॉट ये कहता है कि एक बार भी अगर किसी ने सवाल उठाया है तो धुआं उठा वहीं होता है जहाँ पर आग होती है, तो कुछ तो होगा ही। अगर कुछ नहीं है तो RBI ने क्यों दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट किया, ऐसी क्यों स्थितियां बनी कि उनको और मजबूत करना है कंपनी की बैलेंस शीट को, जब वो ठीक ठाक चल ही रहा है। तो इसलिए अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है, तो फिर लीडर आपके लिए बने HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, 4 नाम जिनके ऊपर आप दांव लगाएंगे। तो जब भी कभी कहीं डाउट हो, व्हेन देयर इज अ डाउट स्टे आउट, बहुत सीधा रूल है। तो अगर आप डाउट में आउट नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, तो फिर आपके लिए बढ़िया स्टॉक है, आप खरीद सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्टॉप लॉस क्लोज रखिएगा क्योंकि वॉलेटाइल ज़्यादा है, बैन में भी है, तो सिचुएशन क्या बनती है कुछ कह नहीं सकते। ओके, डाटा पैटर्न सर अभी कुछ भी नहीं कहेंगे प्रवीण जी, अभी तो क्या IPO से लेकर अब तक क्या बदला है सिवाय भाव के, तो इसलिए अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ज़रा लिस्ट हुआ है, अभी 2-4 क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, फिर सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी, अभी इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। ओके सर, DMart के प्रमोटर का इंटरव्यू कभी नहीं हुआ, मतलब जितनी हम जानकारी जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने आज तक कभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया। वो बाज़ार के बड़े इन्वेस्टर हैं, अपने लिस्टिंग में भी क्योंकि नॉर्म होता है उनको आना, इसीलिए वो वहाँ पर देखे गए थे पहली बारी या दूसरी बारी या तीसरी बारी। उसके अलावा बहुत ही रेयर कहीं पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, तो इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना, कहीं भी अपीयर होना बहुत रेयर केस होता है, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर कभी मौका पड़ा तो ज़रूर भी उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड एट CMP फॉर मिड टर्म। चना साहब, ठीक कंपनी है, लेकिन मिड टर्म के लिए मैं कभी कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता। आप मिड टर्म में 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इसके हिसाब से ही खेलेंगे, राइट? तो वो रियल तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने का। आपको इतने ही पैसे चाहिए थे तो 600 रुपये का इन्फोसिस 700 में आपने बेच दिया होता, या 700 पे इन्फोसिस लेके 800 में बेचा होता, या 1300 बेच दिया होता मैक्सिमम। वो इन्फोसिस 2000 खड़ा है। ऐसे ही लाइकवाइज बहुत सारे स्टॉक हैं जिनको आप 100, 200, 500 रुपये में बेच देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं जानता हूँ जिन्होंने 30 रुपये के शेयर 50 रुपये में बेच दिए, 100 रुपये में बेच दिए।
और वो शेयर आज 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये की रेंज में घूम रहे हैं। तो ऐसे शेयरों में क्यों काम करना चाह रहे हैं? हैप्पीस्ट बेड अच्छी कंपनी है, नीचे मिले आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन समय देंगे तो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। ये कुछ पैसों के लिए आप मत दिक्कत में दें, और क्वार्टरली नंबर के ऊपर आप नज़र रखें इसके। ओके, एनी न्यूज़ ऑन टायर सेक्टर? सर, रबर के प्राइसेस को लेकर कुछ न्यूज़ चल रही थी कि वो शायद कम होंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट पूरे सेक्टर में देखने को मिला, क्योंकि रबर इनकी कॉस्ट का 48% हिस्सा लाता है। तो रबर के प्राइसेस अगर टूटते हैं तो सेक्टर के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता है, और वो ट्रिगर काम कर रहा था सेकंड हाफ में, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये ट्रिगर बेस्ड होते हैं, इवेंट बेस्ड होते हैं, तो ट्रिगर इवेंट को अगर आप आधार मान के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप न्यूज़ फ्लो पे जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो कुछ सेलेक्टिव नाम ही हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। ओके, मालती जी का सवाल है, मार्केट अप बट पोर्टफोलियो रेड। तो मालती जी, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कभी नहीं होता कि बाजार तेज़ हो तो सारा पोर्टफोलियो चलता है या सारे शेयर चलते हैं, ऐसा बहुत नहीं होता। इंडेक्स के अगर 3 स्टॉक या 4 स्टॉक मैक्सिमम चल जाएं तो ही आपको निफ्टी हरे में दिख जाएगा। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक और ITC, अगर ये सिर्फ 4 यही शेयर पूरी तरह ताकत ला के ऊपर आ जाएं तो बाजार में ऐसा कोई शेयर नहीं जो इनका मुकाबला कर पाए, और निफ्टी आपको बढ़िया हरे में दिखाई पड़ेगा और नया हाई भी कटवा देंगे ऐसे ही कर करके। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके जो स्टॉक हैं उनमें कोई खराबी नहीं दिख रही मुझे। इन्फो एज, इंडिया मार्ट, डिवीज, हीरो मोटोकॉर्प, सारे स्टॉक ठीक ठाक हैं, बढ़िया कंपनियाँ हैं। इनफैक्ट बस 2 हैं ऐसे जिनमें इंडिया मार्ट और इन्फो एज थोड़े महंगे साइड पर ज़रूर हैं, और डिवीज जैसा क्वालिटी स्टॉक आप लेके बैठी हैं, इसको तो आप आराम से नीचे की तरफ फर्दर ऐड करिए। मत भूलिए कि एक ज़माने में 600 रुपये वाला डिविस लैब आज आपको 5500 दिखा चुका, और एक तरफा तेज़ी दिखाई थी उसने। हीरो मोटोकॉर्प मैं मानता हूँ कि वो लगातार ईयर लो बना रहा है, इसलिए थोड़ा कंसर्न आपको हो रहा होगा, लेकिन अभी भी उसकी सिचुएशन को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया मार्ट और इन्फो एज भी एक तरफा तेज़ी दिखाने के बाद ईज आउट हो रहे हैं, तो आपके 3 स्टॉक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे पैनिक मत होइए, आपने शायद लोअर एंड पे या अपर एंड पे ले लिया होगा, लेकिन अगर क्वालिटी है तो क्यों परेशान होना, नीचे और फर्दर ऐड कर सकते हैं उसे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं, और डेटा पैटर्न पे बात नहीं कर सकते। हाँ, सेंचुरी प्लाई, ब्रजेश साहब, ये आज ही इनकी मैनेजमेंट से हमने बात की थी केशव भजन का साहब से, और उनका कहना है कि MDF की नई और सबसे बड़ी यूनिट जो है वो आंध्र प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। 6 महीने 1 साल के अंदर उसका आउटकम आना शुरू हो जाएगा, और वो जो होगा वो इनके लिए मेजर बिजनेस या मार्जिन लाएगा। MDF जो होता है वो किसी भी प्लाई कंपनी के लिए सबसे हाई मार्जिन बिजनेस में आती है, इसीलिए सेंचुरी प्लाई ने भी अपने प्लाई कारोबार में से पहले इनका करीब 50% ज़्यादा हिस्सा था 2016 में, उसको उन्होंने घटाकर MDF का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, और 20-22% सिर्फ MDF लाता है। तो इनको लगता है कि 30% से ऊपर MDF का कंट्रीब्यूशन जा सकता है, तो उस लिहाज से कंपनी ठीक है। बट एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये 200 रुपये का शेयर 600 रुपये आया है पिछले 1 साल में, तो एक तरफा तेज़ी इसने दिखाई है। बहुत हद तक चीज़ें डिस्काउंटेड है, इक्विटी छोटी है, चल सकता है अभी भी, लेकिन घबराएं ना अगर एक झटका नीचे का दे भी दे तो भी। कारोबार पे फोकस करें, लीडर है, मार्केट डोमिनेंट है, और ये पिछला साल FY21 के लिए बेस्ट एवर ईयर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अच्छी ग्रोथ थी। तो वो ग्रोथ अगर ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू करती है तो स्टॉक भी कंटिन्यू कर सकता है। ओके, बाल 2 बेस्ट SIP स्टॉक बिलो 500 एंड ₹1000 फॉर 10 ईयर्स। सर, बिलो 500 और बिलो 1000 रुपीज़ का जो कंसेप्ट है मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये तो उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो कुछ कपड़े खरीद रहे होते हैं कि इतने के नीचे का कुछ दिखाना या उतने नीचे का कुछ दिखाना। एनीवेज, बिलो 1000, बिलो 500 तो मुझे नहीं पता। कुछ स्टॉक जो अगले 10 साल के लिए अच्छे दिख रहे हैं, HDFC बैंक, हर सेक्टर का ही ले लेता है एक नाम, HDFC बैंक, TCS, ऑब्वियसली ये 2 तो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि ये 2 लीडर हैं। लेकिन अगर इसके नीचे भी आप आना चाहेंगे तो कोटक, ICICI, 2 बैंक्स, IT में से आप टाटा एलेक्सी, बिरला सॉफ्ट, इनको चुन सकते हैं। फार्मा में से फाइजर ऑब्वियसली आता है, हमेशा इसका नाम मैंने लिया है। डिविस, सन को आप अगर अवॉइड भी करेंगे, सिंजिन, ये अच्छी कंपनी है। हॉस्पिटल में से अपोलो हॉस्पिटल मस्ट हैव, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं FMCG के। एशियन पिडीलाइट, दोनों में से कोई भी। और ऑटो में से बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, दोनों ठीक है, लेकिन बजाज ऑटो भी ज़्यादा बेटर है, डिविडेंड मोटा आता है। और एक्ल, IT से एक और नाम जहाँ डिविडेंड अच्छा मिल सकता है आपको, लेकिन वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं, नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। और केमिकल से दीपक नाइट्राइट, सुदर्शन केमिकल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं कुछ समय के लिए अगर आप बनना चाहते हो तो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, नज़रिया आपका 10 साल ही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, और
एकदम से सवाल कैसे गायब हो गए? चलिए, कुछ सवालों में एक नाम आया है देवयानी इंटरनेशनल, और लॉटेड शेयर है। आज तो चला हुआ था, बट मैं पहले भी कई बार इसमें कह चुका हूँ कि जुबिलेंट से कंपैरिजन मत करिएगा। जुबिलेंट इज माइल्स अहेड ऑफ दीज कंपनीज, तो उसके फंडामेंटल और इनके फंडामेंटल ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ, अदरवाइज़ आप सोच रहे हैं तो ठीक है, मोमेंटम मिल रहा है तब तक आप इसका फ़ायदा उठाइए। जैसे 60 रुपये का बर्गर किंग 220 रुपये तक गया, उसके बाद वो 145 आ गया, 220 तक उसमें सब बुलिश थे, 145 पे कोई बुलिश नहीं है। तो उस तरह का सिनेरियो बने, इस तरह की सिचुएशन में मत फंसिएगा। बाकी आप जैसे मर्जी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आखिरी में एक सवाल और लेता हूँ, वो है बंधन बैंक 302 रुपये पे। हर्षद साहब, बंधन बैंक के केस में सर वही सेम रिस्क जो आरबीएल में पब्लिक को लग रहा है, वही सेम बंधन में ना खड़ा हो जाए कल को। मतलब बैंक्स में एक चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती कि बैंक्स में बिजनेस हो कैसे रहा है। बैंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये भी नहीं कह रहा कि बंधन खराब बैंक है, लेकिन इनका कारोबार दिखता नहीं है कि अंदर कैसे क्या हो रहा है और कब को बुक किसकी कैसी खड़ी हो जाए, समझ में नहीं आता। इसीलिए सबसे बढ़िया, अगर आप बैंक्स में ही जाना चाहते हैं तो लीडर ही पकड़ के बैठ जाइए, कोई रिस्क नहीं है, आराम से चलते रहेंगे। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करेंगे, थोड़ा लोन डिसबर्समेंट बढ़ेगा। अभी इंटरेस्ट रेट नीचे है, लोन डिसबर्समेंट ज़्यादा है। लोन डिसबर्समेंट ज़्यादा है तो कल को जो ट्रबल्ड बुक्स होंगी वहाँ भी लोन होगा। ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोन बांटेंगे तो कहीं ना कहीं तो लोन ख़राब मिलेगा, और वहाँ ख़राब होगा तो फिर एनपीए बढ़ेंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है ऐसे ही। तो बेटर यही है कि उनमें जाइए जो बड़े कंजर्वेटिव हैं, जो लोन कम दे रहे हैं। अभी आपको बुरे लग रहे हैं कि लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब कभी ट्रबल आएगा तो वो सबसे ज़्यादा बचे हुए भी होंगे। तो ऐसे बैंक्स को ढूंढ लीजिए जो थोड़ा कंजर्वेटिव हों, थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हों अपने नॉर्म्स को लेकर। जैसे पहले एचडीएफसी बैंक था एक ज़माने में, जिन्होंने पूरे माल्या क्राइसिस में कहीं भी अपना नाम नहीं आया उनका। तो ऐसे बैंक अभी बड़े बुरे लगते हैं कि वो लोन नहीं दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही, लोन ग्रोथ ढीली है। तो ठीक है, वो लोन ग्रोथ इसलिए ढीली है कि वो पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, वो पिक एंड चूज़ में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ नाम मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अदरवाइज़ थोड़ा बचें छोटे मझौले बैंकों में। जब सिचुएशन ख़राब हो तो छत्र में रहिए, बड़े वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आराम से आप बच सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, जिन्होंने सवाल पूछे। आप हमेशा जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और साथ ही साथ ज़रा आराम से ट्रेड करिए। मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम भी बाकी है और बाज़ार भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। थोड़ा है कोविड का सिचुएशन, तो अपना ख्याल रखिए। बाज़ार तो आगे भी चलता ही रहेगा। इसी नोट के साथ नमस्कार।